हेलो फ्रेंड्स, कौटिल्य एकेडमी जबलपुर ब्रांच के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में मैं आपके सामने 9 मार्च 2022 को मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा प्रस्तुत मध्य प्रदेश के बजट पर प्रकाश डालना चाहूँगा। उल्लेखनीय है कि बजट से जुड़े हुए प्रश्न व तथ्य विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और विशेषकर मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा व मध्य प्रदेश मुख्य परीक्षा में बजट से जुड़े तथ्य व शब्दावलियों पर अक्सर प्रश्न पूछे गए हैं। अब बजट पर चर्चा करने से पहले मैं आपके सामने बजट के इतिहास से जुड़े कुछ तथ्यों को आपके सामने रखना चाहूँगा। जहाँ तक विश्व में पहले बजट प्रस्तुतिकरण की बात है तो विश्व का पहला बजट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रॉबर्ट वालपोल द्वारा 1733 में प्रस्तुत किया गया था और भारत में बजट निर्माण व बजट पेश करने की परंपरा ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में आई और 1860 में लॉर्ड कैनिंग की वायसराय काउंसिल के एक वित्त सदस्य जेम्स विल्सन ने सर्वप्रथम भारत में बजट पेश किया। इसलिए भारत में जेम्स विल्सन को बजट का संस्थापक माना जाता है। अब हम देखेंगे कि स्वतंत्र भारत में बजट की स्थिति क्या रही है। तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट तत्कालीन स्वतंत्र भारत के वित्त मंत्री आर सन्मुख शेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया था। अब आगे बढ़ते हैं हम तो 1956 में मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि मध्य प्रदेश का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था। तो मध्य प्रदेश का पहला बजट मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री भगवंत राव अन्नाभाऊ मंडलोई ने 19 दिसंबर 1956 को प्रस्तुत किया था। और इसी क्रम में हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश से जुड़े बजट के बारे में कुछ तथ्य हैं, जैसे कि अजय नारायण मिश्राम और राघव जी दो ऐसे वित्त मंत्री रहे जिन्होंने सर्वाधिक 10-10 बार मध्य प्रदेश का बजट प्रस्तुत किया। और इसी क्रम में हम देखते हैं कि श्यामा चरण शुक्ल व प्रकाश चंद्र सेठी ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए मध्य प्रदेश का बजट प्रस्तुत किया। अब हम बजट के इतिहास के बाद देखेंगे कि मध्य प्रदेश बजट से जुड़े इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़े क्या रहे और इसके बाद हम मध्य प्रदेश बजट के अनुमानों पर चर्चा करेंगे। अभी मैं ये बताना चाहूँगा कि बजट का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 112 में है और अनुच्छेद 112 में बजट के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उपयोग किया गया है। इसका अर्थ होता है आगामी वर्ष के अनुमानित आय व व्यय का विवरण। अब हमारे यहाँ परंपरा है कि बजट प्रस्तुतिकरण से एक दिन पहले बजट से जुड़े हुए इकोनॉमिक सर्वे से जुड़े हुए कुछ तथ्यों को आपके सामने रखा जाता है और इसी क्रम में 9 मार्च 2022 को मध्य प्रदेश का बजट प्रस्तुत किया गया और उससे एक दिन पहले 8 मार्च 2022 को मध्य प्रदेश के बजट से जुड़े हुए इकोनॉमिक सर्वे से जुड़े तथ्यों को लोगों के सामने रखा गया। इकोनॉमिक सर्वे के जो डाटा हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि इसमें पिछले वित्तीय वर्ष में सरकार का कामकाज क्या रहा इसके बारे में जानकारी दी जाती है। मध्य प्रदेश के बजट से जुड़ा इकोनॉमिक सर्वे 8 मार्च 2022 को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने मध्य प्रदेश विधानसभा की समक्ष प्रस्तुत किया और इस बजट में उन्होंने मध्य प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर कुछ आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत किए। जैसे उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में स्थिर भावों पर सकल घरेलू उत्पाद में 2021-22 में 10.21% की वृद्धि हुई है। चूँकि ये आंकड़े बता रहे हैं कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि हो रही है, इसका अर्थ है कि राज्य में वस्तु व सेवाओं का उत्पादन बढ़ रहा है और इसका अर्थ है कि राज्य में रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से कोरोना काल के दौरान यदि मध्य प्रदेश की सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि हो रही है तो यह एक अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत है। आर्थिक सर्वे के अनुसार स्थिर भावों पर मध्य प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद 2021-22 में लगभग 5,64,514 करोड़ था और इन बजट अनुमानों में यह भी बताया है कि आगामी वित्तीय वर्ष में यह बढ़कर 6,21,653 करोड़ हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर यह भी बताना चाहूँगा कि जीडीपी का अर्थ क्या है। तो जीडीपी का अर्थ होता है किसी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु व सेवा का कुल मौद्रिक मूल्य। इस तरह किसी भी देश की जीडीपी उस देश की भौगोलिक सीमा के अंदर उत्पादित
वस्तु व सेवा के कुल मौद्रिक मूल्य को बताती है। और यदि किसी देश की जीडीपी बढ़ रही है, इसका मतलब है कि उत्पादन बढ़ रहे हैं, इसका अर्थ है कि वहाँ पर रोजगार के अवसरों की संख्या में वृद्धि हो रही है। अब चूँकि जीडीपी बढ़ रही है, साथ ही साथ इस इकोनॉमिक सर्वे में प्रति व्यक्ति आय से जुड़े आंकड़े भी बताए गए और ये आंकड़े भी सकारात्मक है। और इन आंकड़ों के अनुसार पिछले वित्तीय वर्ष अर्थात 2021-22 में प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 58,334 रुपये थी, जो कि अगले वर्ष जो कि 2021-22 में बढ़कर लगभग 63,345 रुपये हो गई। इस तरह प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय में भी 8.59% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और यह आंकड़े भी बताते हैं कि अर्थव्यवस्था की स्थिति सकारात्मक है और प्रदेश की अर्थव्यवस्था निरंतर वृद्धि कर रही है। लेकिन दूसरी ओर रोजगार से जुड़े हुए आंकड़े जो हैं वह यह बता रहे हैं कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था में जीडीपी व प्रति व्यक्ति आय के अनुरूप रोजगार के आंकड़ों में वृद्धि नहीं हो रही है। और इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि पिछले एक वर्ष में प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या में लगभग 5.5 लाख की वृद्धि हुई है। अर्थात जहां 2021 में बेरोजगार लगभग 25 लाख थे, तो वहीं 21-22 में बेरोजगारों की संख्या बढ़कर 30 लाख हो गई है। और यह स्थिति प्रदेश के लिए भयावह है। इस संबंध में यह भी कहा जा सकता है चूँकि बीच में कोरोना का संकट रहा, इसलिए रोजगार के अवसर नहीं बढ़े और अब धीरे धीरे यह संकट खत्म हो जा रहा है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब रोजगार के अवसरों में आशातीत वृद्धि होगी। इस तरह इकोनॉमिक सर्वे से जो आंकड़े आए हैं वो ये बता रहे हैं कि जीडीपी व प्रति व्यक्ति आय में निरंतर वृद्धि हो रही है, लेकिन रोजगार के संबंध में कुछ अनिश्चितताएं बरकरार है। लेकिन रोजगार के संबंध में हम ये कह सकते हैं कि कुछ प्राकृतिक कारणों अर्थात कोरोना जैसी महामारी के कारण इनके अवसर घटे हैं और आगामी बजट में यह प्रयास किया गया है सरकार द्वारा कि रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो और इसके लिए पर्याप्त कदम भी उठाए गए हैं। अतः हम कह सकते हैं कि रोजगार में जो कमी हुई है उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। और इस वित्तीय वर्ष में 2022-23 में न केवल सरकारी क्षेत्र में बल्कि असंगठित क्षेत्र में भी रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा होंगे और इसी तरह के प्रावधान मध्य प्रदेश सरकार ने 2022-23 के बजट में भी किए हुए हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कृषि क्षेत्र में भी इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार सभी क्षेत्रों में वृद्धि हुई है और यह तथ्य भी अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत है। 9 मार्च 2022 को मध्य प्रदेश विधानसभा में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने अपना दूसरा बजट प्रस्तुत करते हुए बजट से जुड़े कुछ तथ्यों को लोगों के सामने रखा है। जैसे कि इस बजट में विनियोग की कुल राशि जो है वो लगभग 2,79,237 करोड़ है, जबकि जो राजस्व प्राप्तियां हैं जिसमें कर प्राप्तियां हैं जिसमें राजस्व प्राप्तियां व पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं लगभग 2,49,152 करोड़ है। वहीं कुल व्यय जो है इस बजट में बताया गया है वह है 2,47,715 करोड़। इस तरह हम देखते हैं कि कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय कम है अर्थात बजट आधिक्य की स्थिति में है। अब चूंकि इस बजट में विनियोग की राशि कुल व्यय से ज़्यादा रखी गई है, उसका कारण यह है कि आवश्यकता पड़ने पर मध्य प्रदेश विधानसभा 2,47,715 जो कुल व्यय दिखाया गया है उससे ज़्यादा धन भी खर्च कर सकती है। इसलिए इस बजट में विनियोग की राशि का जो आंकड़ा है वो अलग है, जो कि लगभग 2,79,237 करोड़ है। वहीं कुल व्यय 2,47,715 करोड़ है। दूसरी ओर कुल प्राप्तियां जो हैं 2,49,152 करोड़ दिखाई गई हैं। अब यदि कुल प्राप्तियों में हम देखें तो राजस्व प्राप्तियों का जो फिगर है वो है 1,95,180 करोड़। तो यहाँ पे राजस्व प्राप्तियों का मतलब है राज्य सरकार को टैक्स से होने वाली आय। जैसे मध्य प्रदेश सरकार विभिन्न प्रकार के टैक्स लगाती है, स्टेट जीएसटी, प्रवेश कर, राज्य उत्पाद शुल्क, स्टाम्प व रजिस्ट्री से प्राप्त आय इत्यादि। तो इनसे जो आय प्राप्त होती है उसे हम राजस्व प्राप्तियों में रखते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ राजस्व प्राप्ति ऐसी भी होती है जिसे हम गैर कर राजस्व भी कहते हैं, जिसकी चर्चा हम
कुछ देर बात करेंगे। इसी तरह इस बजट में पूंजीगत प्राप्तियां जो हैं 53,972 करोड़ रुपए रखी गई हैं। ये एक अच्छा संकेत है और ये पिछले वर्ष की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। पूंजीगत प्राप्तियों का बढ़ना यह बताता है कि मध्य प्रदेश सरकार अधोसंरचना के विकास पर काफ़ी धन खर्च करने वाली है, अर्थात सड़कों के विकास पर, ऊर्जा के विकास पर इत्यादि। अब इस बजट में हम देखें तो राजस्व प्राप्तियां जहां 1,95,180 करोड़ है, तो वहीं राजस्व व्यय 1,98,916 करोड़ है। यहां पर राजस्व व्यय का तात्पर्य है सरकार का अपने कर्मचारियों पर होने वाला खर्चा, जैसे वेतन का खर्चा, पेंशन का खर्चा। तो निश्चित रूप से यहाँ पे राजस्व प्राप्तियाँ कम है और राजस्व व्यय ज़्यादा है। और यदि हम इन दोनों के अंतर को देखते हैं तो यह लगभग 3,736 करोड़ होता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि इस बजट में राजस्व घाटा 3,736 करोड़ रुपए का है। लेकिन दूसरी ओर इसी बजट में एक आंकड़ा राजकोषीय घाटा का भी दिया है। तो राजकोषीय घाटा के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि जब आप बजट घाटे में उधार व अन्य देयताओं को जोड़ देते हैं तो जो घाटा आता है उसे हम राजकोषीय घाटा कहते हैं। और यह घाटा ही वास्तव में प्रदेश की सही आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। और राजकोषीय घाटा हमेशा सभी घाटों में, बजट घाटा हो चाहे प्राथमिक घाटा हो, उनसे हमेशा बड़ा होता है। तो इस बजट में राजकोषीय घाटा है वह है 52,511 करोड़ रुपए, जो कि राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद से का लगभग 4.56% है। अब चूंकि बजट अनुमानों में यह बताया गया है कि मध्य प्रदेश सरकार को जो कुल प्राप्तियां हैं वो 2,49,152 करोड़ है। अब यदि हम देखेंगे कि इसमें विभिन्न क्षेत्रों का क्या प्रतिशत है तो यह इस प्रकार है। जैसे मध्य प्रदेश सरकार को राज्य करों से जो मिलने वाला अमाउंट है वह लगभग 72,860 करोड़ है। अब राज्य करों में कौन कौन से कर आते हैं इसका विवरण मैं कुछ देर बाद आपके सामने रखूँगा। इसके अतिरिक्त केंद्रीय करों में जो राज्य का हिस्सा है वो लगभग 64,107 करोड़ है। करेत्तर राजस्व अर्थात गैर कर राजस्व, जैसा कि अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि राजस्व प्राप्तियों के दो भाग होते हैं, एक टैक्स से प्राप्त होने वाला राजस्व और एक गैर कर से प्राप्त होने वाला राजस्व। तो गैर कर राजस्व के अंतर्गत खनिज से मिलने वाली रॉयल्टी व वनों से होने वाली आय को रखा जाता है। और इस गैर कर राजस्व में मध्य प्रदेश को आगामी वित्तीय वर्ष में 13,668 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। केंद्र से सहायता अनुदान भी प्राप्त होता है और इस बजट में लगभग 44,595 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश सरकार को केंद्र से सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त होंगे। इसी तरह उधार व अग्रिम की वसूली से लगभग 24 करोड़ की प्राप्ति होगी व लोक ऋणों से, अर्थात सरकार भी कल्याणकारी कार्यों के लिए विभिन्न क्षेत्रों से ऋण लेती है, इन्हें हम लोक ऋण कहते हैं। और पिछले कई वर्षों से इस ऋण का हिस्सा निरंतर बढ़ता जा रहा है और इस बजट में लोक ऋण का हिस्सा 51,829 करोड़ है। और इसमें एक बड़ी सकारात्मक बात यह है कि हाल ही में यूक्रेन रूस संकट के कारण मध्य प्रदेश को गेहूं निर्यात के आर्डर मिले हैं और ऐसा संभावना व्यक्त की जा रही है कि मध्य प्रदेश पर जो लोक ऋण है वह उसका अमाउंट अब कम किया जा सकता है। इसी तरह लोक लेखों से शुद्ध प्राप्ति इस बजट में 2,118 करोड़ रुपए दिखाई गई है। लोक लेखकों से तात्पर्य है कि सरकार को भविष्य निधि से होने वाली आय इत्यादि। तो इस तरह इस बजट में मध्य प्रदेश सरकार को जो प्राप्तियां होने वाली हैं उनके विभिन्न वर्गों को हमने अभी विवेचित किया है। अब हम देखेंगे कि जो राज्य करों से 72,860 करोड़ रुपए मिलते हैं उनको हम किस तरह से विभिन्न मदों में बांट सकते हैं। जैसे कि राज्य का जो 72,860 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं उसमें जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो प्रदेश की जीएसटी, बिक्री कर व प्रवेश कर से प्राप्त होगा और यह अमाउंट लगभग 42,000 करोड़ रुपए है। इस तरह हम कह सकते हैं कि राज्य सरकार को कर से होने वाली प्राप्त में सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो राज्य जीएसटी, बिक्री कर व प्रवेश कर से प्राप्त होता है। इसके बाद जो दूसरा कर है
वह है राज्य उत्पाद शुल्क। और राज्य उत्पाद शुल्क से मध्य प्रदेश सरकार को 13,255 करोड़ रुपए की प्राप्ति होगी। इसी में स्टाम्प व पंजीकरण शुल्क से आगामी वित्तीय वर्ष में मध्य प्रदेश सरकार को 8,200 करोड़ अर्थात 8,200 करोड़ रुपए प्राप्त होने की अनुमान है। आय तथा व्यय पर कर से लगभग 350 करोड़ की प्राप्ति होगी। वाहनों पर लगने वाले कर से लगभग 3100 करोड़ रुपए की प्राप्ति होगी। दूसरी ओर भू राजस्व व विद्युत शुल्क से 1,241 करोड़ की प्राप्ति होगी। खनिज पर लगने वाले उपकरों से मध्य प्रदेश सरकार को आगामी वित्तीय वर्ष में 750 करोड़ रुपए की प्राप्ति होगी। इस तरह हम देखते हैं कि कुल 72,860 करोड़ जो विभिन्न करों से मध्य प्रदेश सरकार को प्राप्त करने वाले हैं, उसमें सबसे बड़ा हिस्सा जीएसटी, बिक्री कर व प्रवेश कर का है। तो इस तरह यह प्रश्न आपसे प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश सरकार जो टैक्स लगाती है उसमें सबसे ज़्यादा आय उसे किस टैक्स से होती है। तो इसका आंसर है स्टेट जीएसटी, प्रवेश कर व बिक्री कर से। मध्य प्रदेश सरकार की राजस्व की प्राप्ति का एक स्रोत गैर कर राजस्व है। इसके अतिरिक्त खनिजों से मिलने वाली रॉयल्टी, वनों से होने वाली आय शामिल होती है। और इस बजट में गैर कर राजस्व से मध्य प्रदेश सरकार को 13,618 करोड़ रुपए मिलना अनुमानित हैं। और यदि हम इन 13,618 करोड़ में खनिज का हिस्सा देखें तो आगामी वित्तीय वर्ष में मध्य प्रदेश सरकार को 7,050 करोड़ रुपए खनिजों की रॉयल्टी से मिलने वाले हैं। और इन खनिजों में भी जिस खनिज की रॉयल्टी से सर्वाधिक राशि मध्य प्रदेश सरकार को मिलने वाली है उस खनिज का नाम है कोयला। इस तरह आगामी प्रतियोगी परीक्षा में यह पूछा जा सकता है कि किस खनिज से मध्य प्रदेश सरकार को सबसे ज़्यादा रॉयल्टी प्राप्त होती है। तो आपका उत्तर होगा कोयले के उत्पादन में मिलने वाली रॉयल्टी से मध्य प्रदेश सरकार को सबसे ज़्यादा आय की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त वनों से होने वाली आय लगभग 1,403 करोड़ रुपए अनुमानित है, जबकि अन्य में 5,165 करोड़ रुपए आगामी वित्तीय वर्ष में मध्य प्रदेश सरकार को प्राप्त होंगे। अब इन बजट अनुमानों के बाद हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि इस बजट की मुख्य थीम क्या है, इस बजट का रोड मैप क्या है और इस बजट में बजट अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों जैसे भौतिक अधोसंरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, प्रशासन पर सरकार ने कितना व्यय करने का लक्ष्य रखा है और इनके विकास के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो इस पर हम चर्चा करते हैं। तो इस बजट की जो मुख्य थीम है या बजट का रोड मैप है उसका मुख्य उद्देश्य है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का निर्माण। और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने अर्थव्यवस्था के 4 स्तंभों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया हुआ है। इसमें पहला आधार स्तंभ है अधोसंरचना का विकास, दूसरा आधार स्तंभ है स्वास्थ्य व शिक्षा का विकास, तीसरा आधार स्तंभ है रोजगार का विकास और चौथा है प्रशासनिक सुदृढ़ता। अब हम देखेंगे कि 22-23 के बजट में अधोसंरचना के विकास के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने कितना बजट रखा है और इसके लिए उन्होंने क्या क्या कदम उठाए हैं। तो अधोसंरचना जो कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण का पहला आधार स्तंभ है, उस पर आगामी वित्तीय वर्ष के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 6,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। और अधोसंरचना के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार आगामी वित्तीय वर्ष में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 4,584 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण करेगी। साथ ही 180 ब्रिज भी बनाए जाएंगे। इसी तरह मध्य प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 1200 किलोमीटर सड़कों का निर्माण करेगी। इस बजट में एक नई कंपनी एमपी बिल्डिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की भी स्थापना की गई है ताकि सरकारी भवनों के निर्माण में गति लाई जा सके। इसी तरह अटल प्रगति पथ के लिए भी इस बजट में पर्याप्त राशि का प्रावधान किया गया है। उल्लेखनीय है अटल प्रगति पथ का पुराना नाम चंबल क्षेत्र विकास योजना था और इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश में लगभग 313 किलोमीटर लंबा एक 4 लेन राजमार्ग विस्तृत किया जाएगा। और यह 4 लेन मध्य प्रदेश के 3 जिलों शिवपुरी, मुरैना, भिंड से गुजरेगा। और यह अटल प्रगति पथ
3 राज्यों को आपस में जोड़ेगा। इन राज्यों के नाम हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व राजस्थान। तो अधोसंरचना के विकास के लिए नर्मदा प्रगति पथ का निर्माण भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष में किया जाएगा और नर्मदा प्रगति पथ के अंतर्गत अमरकंटक से लेकर झाबुआ तक 906 किलोमीटर लंबा 4 लेन राजमार्ग बनाया जाएगा और इन प्रयासों से निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था गति पकड़ने लगेगी और मध्य प्रदेश शीघ्र ही कोरोना काल के दुष्प्रभावों को दूर करते हुए विकसित राज्यों की श्रेणी में आ खड़ा होगा, ऐसा मध्य प्रदेश सरकार व मेरा अनुमान है। अब इसके बाद हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के एक अन्य महत्वपूर्ण स्तंभ शिक्षा पर आते हैं, जिस पर आगामी वित्तीय वर्ष के लिए लगभग 32,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और इसमें स्कूली शिक्षा के लिए लगभग 27,000, उच्च शिक्षा के लिए लगभग 3,513 और तकनीकी शिक्षा के लिए 1,538 करोड़ रुपए। शिक्षा के क्षेत्र में इस बजट में एक अभिनव पहल की गई है और मध्य प्रदेश सरकार आगामी वित्तीय वर्ष में लगभग 360 CM राइज स्कूलों की स्थापना करेगी। यहाँ पे CM राइज स्कूलों का तात्पर्य ऐसे स्कूलों से है जिनकी गुणवत्ता इतनी हो कि वो आगे चलकर CBSE व ICSE जो स्कूल हैं उनको टक्कर दे सकें। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश सरकार के इस कदम से जो मध्य प्रदेश के स्कूल हैं उनकी उत्कृष्टता व गुणवत्ता में सुधार होगा और वे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप शिक्षा विद्यार्थियों को प्रदान करेंगे। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के एक अन्य महत्वपूर्ण आधार स्तंभ स्वास्थ्य पर मध्य प्रदेश सरकार आगामी वित्तीय वर्ष पर लगभग 16,500 करोड़ रुपए खर्च करेगी और स्वास्थ्य में जो यह खर्चा है पिछले वर्ष की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। इससे स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश सरकार कोरोना काल के जो संकट हैं और कोरोना काल में जो मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य अधोसंरचना में कमियां थी उन्हें दूर करने का भरपूर प्रयास कर रही है और इसी के अंतर्गत मध्य प्रदेश में MBBS की सीटें बढ़ाई गई हैं और इनकी संख्या 2035 से बढ़ाकर 3250 कर दी जाएगी, ऐसा अनुमान बजट में प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के 9 जिलों में मेडिकल कॉलेज भी खोले जाएंगे। इस तरह से स्पष्ट है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश के अधोसंरचना का विकास करना चाहती है ताकि आगे चलकर किसी भी महामारी का हम सफलतापूर्वक सामना कर सकें। अब आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के एक अन्य आधार स्तंभ प्रशासन पर आते हैं। हम देखते हैं कि पिछले 2 वर्षों में प्रशासन ने कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई थी उसे सफलतापूर्वक लड़ा और न केवल प्रदेश के लोगों की रक्षा की बल्कि प्रदेश को इस भयंकर महामारी की विभीषिका से बचाया। तो इसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष के बजट में प्रशासनिक क्षमता को बढ़ाने के भी प्रयास किए गए हैं। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 20% से बढ़ाकर 31% कर दिया गया है। साथ ही दतिया में एक नए पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज को खोलने की घोषणा की गई है। भोपाल में पुलिस कर्मचारियों के लिए एक पुलिस अस्पताल की स्थापना भी की जाएगी। इसके अतिरिक्त गृह विभाग में लगभग 6,000 आरक्षकों की भर्ती भी की जाएगी। निश्चित रूप से इन सभी कदमों से मध्य प्रदेश में प्रशासनिक सुदृढ़ता आएगी और आगे चलकर मध्य प्रदेश किसी भी कठिनाइयों का सामना कर। अब आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के एक अन्य महत्वपूर्ण आयाम रोजगार पर आते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार पिछले वित्तीय वर्ष में मध्य प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या में लगभग 5.5 लाख की वृद्धि हुई है। इसलिए इस बजट में रोजगार को दूर करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए हैं। जैसे 11 नवीन औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जाएगी। इनमें से कुछ प्रमुख हैं भोपाल जिले में आने वाला बगरौदा व बैरसिया, सीहोर जिले के अंतर्गत बढ़िया खेड़ी व झिलेला, धार के अंतर्गत तिलगरा। इसके अतिरिक्त रतलाम, नरसिंहपुर व कटनी में भी औद्योगिक क्षेत्र खोले जाएंगे। उल्लेखनीय है कि औद्योगिक क्षेत्रों से जुड़े हुए प्रश्न हमेशा मध्य प्रदेश राज्य प्रशासनिक सेवा व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। जैसे कि कुछ वर्ष पहले यह पूछा गया था कि मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र किस जिले के अंतर्गत आता है, तो इसका सही उत्तर था रायसेन। तो इस तरह इस बजट में
जो 11 नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की बात की जा रही है, उनसे जुड़े हुए प्रश्न आगामी मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा व विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। निश्चित रूप से 11 नवीन औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना से मध्य प्रदेश में रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश के उज्जैन में विक्रमपुरी उद्योगपुर लिमिटेड में एक मेडिकल डिवाइस पार्क की भी स्थापना की जाएगी और जो भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क स्थापित है उसका विस्तार किया जाएगा और उसका नाम बदलकर अब संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क रख दिया गया है। इस तरह मध्य प्रदेश सरकार के इन कदमों से प्रदेश में रोजगार के अवसरों की वृद्धि होगी और शीघ्र ही मध्य प्रदेश बेरोजगारी की समस्या से मुक्त। इस तरह हम देखते हैं कि पिछले 2 वर्षों में कोरोना संकट के कारण प्रदेश के कुछ क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य है, शिक्षा है, रोजगार पर विपरीत असर पड़ा था। उनको दूर करने के लिए, उनके कुप्रभावों को दूर करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने इस बजट में पर्याप्त कदम उठाए हैं और इसी कारण मध्य प्रदेश सरकार ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के जो रोड मैप है उसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के 4 आधार स्तंभों पर अपना ध्यान केंद्रित किया गया है, क्योंकि इन 4 आधार स्तंभों पर जो वृद्धि थी वो पिछले 1-2 साल में बिल्कुल रुक गई थी और उसी को दूर करने के लिए, उसमें एक गति लाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने इस बजट में पर्याप्त उपाय किए हुए हैं। अब आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के बाद हम मध्य प्रदेश के अन्य बजट अनुमानों पर आते हैं। चूँकि मध्य प्रदेश पिछले कुछ वर्षों से कृषि कर्मण अवार्ड को प्राप्त कर रहा था और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान आज भी महत्वपूर्ण है और मध्य प्रदेश की जो राज्य जीडीपी है उसमें प्राथमिक क्षेत्र का लगभग 37% योगदान है। अतः कृषि क्षेत्र के विकास के लिए भी इस बजट में कुछ कदम उठाए हैं, जैसे मोटे अनाज की खेती के लिए व उनके विकास के लिए मिलेट मिशन प्रारंभ किया गया है। इसके अतिरिक्त एमपी की फसलों को जीआई टैग दिलवाने के विशेष प्रयास किए जाएंगे और इसी के अंतर्गत बालाघाट जिले के चिन्नौर चावल को वर्तमान में जीआई टैग दिलवा दिया गया है। साथ ही बिजली पर 21,000 करोड़ की सब्सिडी दी जाएगी। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश के 1,70,00,000 किसानों को विभिन्न मदों में राहत दी गई है। इससे स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश सरकार इस वर्ष मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के एक अन्य महत्वपूर्ण आयाम कृषि पर अपना विशेष ध्यान केंद्रित कर रही है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश सरकार ने एक योजना भी प्रारंभ की है ताकि मध्य प्रदेश से कृषि व उससे जुड़े पदार्थों के निर्यात को बढ़ावा मिले। इस योजना का नाम है एक जिला एक उत्पाद योजना। इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ जिलों का चुनाव किया है और इन जिलों में जो होने वाले उत्पाद हैं उनके निर्यात के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। जैसे कि आगर मालवा को संतरा के लिए चुना गया है, इंदौर को आलू के लिए चुना गया है, बुरहानपुर को केला के लिए चुना गया है, मंदसौर को लहसुन के लिए चुना गया है इत्यादि। इस तरह हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने इस वर्ष निर्यात, कृषि पदार्थ व उससे जुड़ी हुई वस्तुओं के निर्यात पर बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया है और इस बात का प्रयास किया है कि मध्य प्रदेश में कृषि से जुड़े उत्पाद हैं उनकी गुणवत्ता को बढ़ावा दिया जाए और उनकी गुणवत्ता विश्वस्तरीय हो। इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार ने उनको जीआई टैग दिलवाने के विशेष प्रयास किए हैं और इससे मध्य प्रदेश के जो कृषि उत्पाद हैं उनको विश्व कृषि व्यापार में एक महत्वपूर्ण स्थान में प्राप्त होगा। उनका विश्व कृषि में निर्यात जो है मध्य प्रदेश सरकार का वो बढ़ेगा। और अभी हाल ही में देखते हैं कि यूक्रेन संकट के कारण जो यूरोप में गेहूं की कमी हो गई है और केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार से कहा है कि आपके पास जो अतिरिक्त गेहूं पड़ा है उसे आप यूरोप निर्यात कर दीजिए। तो हम देखते हैं कि इस बजट में कृषि से जुड़े उत्पादों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया है और साथ ही उनके निर्यात के लिए विशेष प्रयास किए हैं। इसके पहले हम उत्पादन पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते थे, तो इस बजट में यह परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। अब कृषि से जुड़ा हुआ एक पूरक क्षेत्र है सिंचाई, क्योंकि मध्य प्रदेश के बारे में कहा जाता है कि यहाँ की कृषि मानसून पर आधारित है और मानसून पर कृषि की जो निर्भरता है उसे कम करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने सिंचाई के विकास के लिए भी कुछ कदम इस बजट में उठाए हैं। जैसे वर्तमान में प्रदेश में 43 लाख हेक्टेयर भूमि पर
सिंचाई की क्षमता उपलब्ध है, यानी इतनी भूमि पर सिंचाई सुविधा है। तो यह प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि वर्तमान में प्रदेश की कितने लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है, तो इसका उत्तर होगा 43 लाख हेक्टेयर। अब मध्य प्रदेश सरकार ने इस बजट में प्रावधान किया है कि 2025 तक प्रदेश की सिंचाई क्षमता को हम 43 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 65 लाख हेक्टेयर भूमि पर कर देंगे। निश्चित रूप से यह एक सकारात्मक कदम है और इसी के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार ने इस बजट में कैन बेतवा लिंक परियोजना को भी पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। कैन बेतवा लिंक परियोजना राष्ट्रीय नदी ग्रिड परियोजना के अंतर्गत आती है और इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश की कैन नदी को उत्तर प्रदेश की बेतवा नदी से जोड़ा जाएगा और इससे बुंदेलखंड क्षेत्र में सिंचाई क्षमताओं का विस्तार होगा। इसी क्रम में हम देखते हैं कि नरसिंहपुर व रायसेन की एक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना चिकी बोरास बहुउद्देशीय परियोजना के लिए भी इस बजट में 8,000 करोड़ की इस बजट में कुछ पैसे का प्रावधान किया है, यद्यपि इसकी लागत 8,000 करोड़ रुपए अनुमानित है। खरगोन इंदौर के पेयजल संकट को दूर करने के लिए सांवेर माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के लिए भी इस बजट में राशि का आवंटन किया गया है। अतः हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में कृषि के विकास में निरंतरता बनी रहे, इसलिए सिंचाई के संबंध में कुछ प्रावधान किए गए हैं और जो प्रावधान किए गए हैं उनका उद्देश्य है कि कृषि पर मध्य प्रदेश की मानसून पर जो निर्भरता है वो कम हो और साथ ही मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख शहरों में जो पेयजल की समस्या है उसका समाधान हो। अतः स्पष्ट है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए सिंचाई के क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश सरकार ने इस बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो इस बजट में धर्म के अंतर्गत 1200 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है और गौ संवर्धन व गौ अभ्यारण्य के साथ साथ राम वन गमन पथ निर्माण न्यास के गठन की बात की गई है। साथ ही शंकराचार्य की एक 108 फीट ऊंची मूर्ति ओंकारेश्वर में स्थापित की जाएगी और ओंकारेश्वर में ही एक वेदांत पीठ की स्थापना का भी प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना जो कि बुजुर्गों के लिए है, उसको और विस्तारित करने का लक्ष्य इस बजट में रखा गया है और इसके अंतर्गत दक्षिण के कुछ तीर्थ स्थलों को इसमें जोड़ा जाएगा। तो मध्य प्रदेश के 2022-23 के बजट के कुछ अन्य प्रावधान इस प्रकार हैं जो इस बजट को विशिष्ट बनाते हैं। इस बजट में पहली बार चाइल्ड बजट का प्रावधान है। यहाँ पर चाइल्ड बजट का तात्पर्य है कि चाइल्ड के विकास से संबंधित योजनाएं लगभग 17 विभागों द्वारा चलाई जाती थी। अब चाइल्ड बजट के अंतर्गत इन 17 विभागों की जो योजनाएं हैं उनको एकीकृत किया जाएगा ताकि चाइल्ड से जुड़ी हुई योजनाओं को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया जाए। तो इस बजट की एक प्रमुख विशेषता है कि पहली बार चाइल्ड बजट का प्रावधान किया गया। इसी तरह इस बजट में जनजातियों के विकास के लिए एक जनजातीय विकास निगम की स्थापना की बात की गई है। साथ ही आदिवासियों में कौशल उन्नयन के लिए मंडला व छिंदवाड़ा में कौशल विकास केंद्रों की स्थापना की जाएगी। प्रदेश में सोलर ऊर्जा का पर्याप्त विकास हो, इसलिए उज्जैन व सागर में सोलर प्लांट की स्थापना की बात कही गई है। और अंतिम सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस बजट में कोई भी नया कर नहीं लगाया गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार का मानना है कि कोरोना काल के दौरान प्रदेश के लोगों की आर्थिक स्थिति में गिरावट आई है, रोजगार की स्थिति भी बिगड़ी है और यही कारण है कि मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ी राहत प्रदेशवासियों को दी है कि इस बजट में कोई कर नहीं लगाया है। इस तरह हम देखते हैं कि यह बजट जिसकी मुख्य थीम है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, न केवल मध्य प्रदेश का विकास करेगा बल्कि मध्य प्रदेश भविष्य में कैसा होगा इसके लिए रोड मैप तैयार किया गया है और इसमें अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों, चाहे वह अधोसंरचना की बात हो, चाहे वह शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, धर्म की बात हो, कृषि, सिंचाई, सभी पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है। और ऐसा प्रतीत होता है कि इस बजट में इस आशावाद का ध्वनि दिखाई देता है कि आगे चलकर मध्य प्रदेश न केवल आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनेगा बल्कि भारत के राज्यों में अर्थव्यवस्था की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थान को प्राप्त करेगा। तो मित्रों, आप सभी को इस वीडियो देखने के लिए कौटिल्य एकेडमी जबलपुर की तरफ से धन्यवाद। जय हिंद।